नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जीके में। जी हाँ दोस्तों, तो मैं हूं अंकित और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नई क्लास, यानी कि क्लास 7th क्लास 6th तक हम अपने YouTube चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। तो उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्राप्त हो जाएगा, जहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक सीरीज का प्रारंभ किया है जो NTPC तथा ग्रुप डी के GA तथा GS के संदर्भ में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसका एग्ज़ाम अब होने वाला है कुछ महीनों में, तो ये उसी की तैयारी के लिए है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं, यानी कि क्लास 7th। आज का पहला प्रश्न है, ऋग्वेद काल का समाज किस प्रकार का था? तो बताइए अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि पितृसत्तात्मक। यानी कि ऋग्वेद काल का जो समाज था वह पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता के हाथों में सत्ता रहती थी, यानी कि पुरुषवादी विचारधारा थी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। ऐसा नहीं था, समाज में उनकी भी हिस्सेदारी होती थी और परिवार में उनका एक मान सम्मान था, उनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी परिवार में एक महिला के रूप में। और यही नहीं, और जितनी भी कुरीतियाँ आई हैं, जैसे कि बहुविवाह प्रथा या फिर सती प्रथा या फिर कहा जा सकता है कि जो घूंघट प्रथा थी, ये सब उस समय नहीं थी, इतनी स्वतंत्रता थी महिलाओं को। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा जे बुर्कनीज। जी हाँ दोस्तों, जे बुर्कनीज ने चक्रवातों की उत्पत्ति के संदर्भ में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ध्रुवीय वाताग्र का जो निर्माण है वह ध्रुवों की ठंडी हवाओं तथा उष्णकटिबंधीय गर्म हवाओं के मिलने से बनता है। होता यह है कि जब ध्रुवों की जो ठंडी हवाएं होती हैं और उष्णकटिबंधीय गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं तो उसके मिलने से वहाँ पे विचलन पैदा होता है और जिससे कि चक्रवात का निर्माण होता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि नवंबर दिसंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो गेहूं है वह एक रबी का फसल है और जो रबी का फसल जो बोने का सबसे उपयुक्त महीना होता है वह नवंबर दिसंबर ही होता है। इसलिए जो गेहूं बोने का उपयुक्त मौसम होगा वो भी नवंबर दिसंबर ही होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि BR अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। और इसके अलावा 6 और सदस्य थे, जैसे कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया मणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर, VL मित्तल तथा DP खेतान। ये सदस्य थे, यानी कि 6 सदस्य थे और जो 7वें थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे जो कि अध्यक्ष थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वह लगभग 19 से 20 करोड़ के आसपास थी। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा अनुमान है कि अब उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह बढ़कर लगभग 23 से 24 करोड़ के आसपास हो गई होगी। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु के भार तथा द्रव्यमान में क्या असर पड़ता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि भार शून्य होता है और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो किसी भी वस्तु का जो भार होता है वो इस बात पर निर्भर करता है कि किसी स्थान का गुरुत्वाकर्षण कितना है। और आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी के केंद्र में जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का वह शून्य होता है और इसी कारण वहाँ पे जो किसी वस्तु को यदि भेजा जाए तो उसके भार में भी गिरावट आ जाएगी और वह बिल्कुल शून्य हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, वैदिक काल के लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि तांबा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वैदिक काल है वो 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है जो पुराना बिल्कुल वैदिक काल था, और फिर बाद में उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो जो ऋग वैदिक काल था उसमें सर्वप्रथम जो लोग थे वो तांबे से परिचित थे, तांबे की खोज हो चुकी थी, वो तांबे का प्रयोग करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता है वैसे वैसे लोगों ने लोहे के भी खोज प्रारंभ कर दी थी।
और फिर बाद में लोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने विभिन्न कार्य करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि लोहे के खोज से ही उसमें कृषि और बेहतरीन ढंग से होना प्रारंभ हो गया था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली के उत्तर में लिपरी द्वीप पर स्थित है। और इस जो ज्वालामुखी है, इसी ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। रात में देखने पर उसमें से हमेशा प्रकाश निकलता रहता है, क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए रात में हमेशा वहाँ पे देखो पहाड़ी क्षेत्र पे, तो वहाँ पे हमेशा लगेगा कि जैसे कुछ वहाँ पे जल रहा है, और यही कारण है कि इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, सबसे अधिक गेहूं का पैदावार कहाँ होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बताएं अपने जवाब। पिछले सवालों में हमने बताया था कि जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की जो संख्या थी वह 7 थी, जिसमें बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे तथा उन्हीं के साथ अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, वी एल मित्तल तथा डी पी खेतान ये सदस्य थे। यानी कि कुल मिलाकर 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के, जिसमें से एक अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 है, भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब होगा 30 प्रति हजार। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब 1000 बच्चे का जन्म होता है तो उसमें लगभग 30 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। पहले बहुत अधिक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिकल सुविधा अच्छी होती गई है वैसे वैसे इसकी जो मृत्यु दर है भारत में वो भी कम होते चला गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे हवाई जहाज ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, और ऊंचाई बढ़ने के कारण जो वायुदाब है वो कम होना शुरू हो जाता है। और जब वायुदाब कम होता है तो जो स्याही होती है वह खुद को स्वतंत्र महसूस करना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि उस पर कोई दबाव रहता ही नहीं है। और जब दबाव नहीं रहता है तो जो स्याही होती है वह बाहर चली आती है पेन के। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य एवं पद्य दोनों में मिलती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में नमक के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि उपर्युक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो नमक है वह झील, सागरीय जल तथा चट्टानी नमक के पर्वतों से भी प्राप्त की जाती है। यानी कि इन तीनों माध्यम से भारत में नमक का उत्पादन किया जाता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 है, कपास की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो बताएं अपनी जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि काली मिट्टी। भारत में दक्कन के पठार में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है, और यही कारण है कि वहाँ की कपास की खेती भी खूब की जाती है, क्योंकि काली मिट्टी वहाँ पे खूब मिलती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी, यानी कि बी एन राव। बी एन राव जो थे वह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था, जो एक प्रशासनिक अधिकारी भी थे, और इन्हें भारतीय संविधान के सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ये जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 है, भारत में जन्मे एक अरबवे शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि आस्था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, सूर्य ग्रहण किस खगोलीय घटना के कारण होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 है, वेदांत किसे कहा जाता है? तो बताएं अपने जवाब।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा डी, यानी कि उपनिषदों को। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है क्योंकि उपनिषद जो थे वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हैं, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। उपनिषदों में वेदों के सार को समझाने का प्रयास किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो वैदिक साहित्य थे, बहुत सारे वैदिक साहित्य रहे हैं, तो वैदिक साहित्यों में जो उपनिषद हैं वो वेदांत के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि यहाँ पे वैदिक साहित्य का धीरे धीरे अब अंत हो रहा था और उपनिषदों के माध्यम से विभिन्न जो वेद हैं हमारे, उन्हें समझने का प्रयास किया गया था। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे लिखने का प्रयास और उनके ऐसे जटिलताओं को समझाने का प्रयास किया था जो एक सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाता था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय वन संरक्षण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि 1981 में। 1 जून 1981 में स्थापित हुआ। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो देश में वनों का सर्वेक्षण तथा वन संसाधनों का आकलन करना था। और ये जो संस्था है, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण जो संस्था है, ये भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन काम करता है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 है, स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि बागवानी और शहद। जी हाँ दोस्तों, जो स्वर्ण क्रांति है वह बागवानी और शहद से संबंधित है। और वहीं जो जूट से संबंधित, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो स्वर्ण क्रांति है वह जूट से संबंधित है, लेकिन मैं जो बता दूं कि जो गोल्डन फाइबर क्रांति है, यानी कि गोल्डन फाइबर क्रांति जो है वह जूट के उत्पादन से संबंधित है और जो स्वर्ण क्रांति है वह बागवानी और शहद से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बागों में जितने भी फल होते हैं, अमूमन बहुत सारे फल पकने के बाद थोड़ा पीले हो जाते हैं, स्वर्ण के कलर के हो जाते हैं, इसलिए आप इसे जोड़ सकते हैं स्वर्ण क्रांति से। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते थे? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा बी, यानी कि सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए जाते थे। यानी कि जब किसी भी बात का जो निर्णय लेना होता था तो वहाँ पे बाकायदे बहस होती थी, उसमें विचार विमर्श होते थे, चीज़ों को सुधारा जाता था। जब सभी लोग सहमत हो जाते थे उस चीज़ पे, तब उसे स्वीकार कर लिया जाता था। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 है, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा ए, यानी कि केरल। जी हाँ दोस्तों, जो केरल राज्य है इसका जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, जो कि 1084 है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों में महिलाओं की कितनी संख्या है। और जो केरल की बात करें तो केरल में 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं हैं, यानी कि 84 महिलाएं अधिक हैं। इसीलिए केरल जो है ऐसा राज्य है जहाँ पे लिंगानुपात सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो बताएं अपने जवाब। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा सी, यानी कि विटामिन के। जो विटामिन के होता है वह रक्त का जो थक्का होता है वह जमाने में सहायक होता है। जिसके शरीर के अंदर विटामिन के की कमी होती है, यदि उनके शरीर में कुछ कट फट जाता है तो उनका जो रक्त होता है वो बहना बंद नहीं होता है, बहुत मुश्किल से बंद होता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।